नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड के मैक्सिमम क्लासेस मैंने करा दिए हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सारे मैथ के जो टॉपिक वाइज हैं मैंने फिनिश कर दिया है, लेकिन फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और महामैराथन मैथ का। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, जब तक 2 घंटे जितने भी समय लगते हैं पूरे के पूरे मैथ हम लोग समाप्त करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें सारी चीज़ें आपको दे दिया जाएगा। इससे बाहर शायद ही एक भी प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है ना। टॉपिक मतलब ये डाटा सब कुछ यही डिक्टो छपने वाला है आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहेंगे। जिन बच्चों के मन में थोड़ा सा ये डर बना रहता है ना कि सर क्या होगा मेरा, सर कैसा निकलेगा सर मैथ, तो बस कुछ ही दिन मतलब 15 दिन क्या, आप एक दिन पढ़ लो ना अच्छे से, दो तीन बार इसे देख लो तो चीज़ें अपने लय में आ जाएंगी। बहुत बढ़िया से आप फोड़ के आओगे सारे के सारे प्रश्न पत्र को, है ना। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भय लग रहा है कि सर किस प्रकार से एग्जाम निकलेगा, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो किया हुआ है सेशन, तो उसको आप जरूर देख लेंगे तो चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आने लगेंगी किस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। पहले हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। आप लोग सारे के सारे बच्चे प्रश्न करते चलेंगे। जो थ्योरेटिकल प्रश्न होगा इसको ऐसे मैं बोलकर बताऊंगा, ज़्यादातर प्रश्न ऐसे बोलकर ही बताऊंगा, ठीक है ना। देखना, ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं भाई। ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं आप खुद बताओ, जो कि सिंपल से ना ही बटे में हो, ना ही जीरो में हो, ना ही रूट के अंदर हो, है ना। तो याद रखना ऑप्शन में क्या दिया है, -3/5, -5, माइनस रूट में 7 और जीरो, तो क्या होगा, ना ही माइनस रूट में 7 होगा, ना ही -3/5 होगा, ना ही जीरो होगा, तो क्या होगा, -5 आपका राइट आंसर होगा। भाई जो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं वो -5 में होंगी, चाहे -6 होगा, चाहे -7 होगा, चाहे -1 होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा इस तरह माइनस माइनस करते करते, ठीक है ना ही अपान में होंगी ना ही रूट में होंगी, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि -5। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? भाई शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। गुणात्मक प्रतिलोम केवल और केवल नंबर के होते हैं। जैसे कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बताओ एक कब लाए इसमें किससे गुणा कर दें कि एक आ जाए, तो गुणात्मक प्रतिलोम में आप क्या करोगे, -1/5 से गुणा कर दोगे, तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा एक वैल्यू। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, इसे गुणोज्य बोलते हैं। एक जो धनोज्य होता है उसे हम कहते हैं, जैसे कि +1 है, +1 में क्या जोड़ें कि हमें इसके मान में कोई परिवर्तन न मिले, तो आप बताओगे 0, इसे योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। और यह गुणोज्य प्रतिलोम है, इस बात को याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती भाई। -1 से 1 के बीच में, आपको देखने में बहुत छोटा है, आपको लग रहा होगा, -1 है लंबा लाइन पे, फिर 0 है, +1 है, तो ये नंबर लाइन की बात हमने कर लिया, इस प्रकार से नंबर लाइन बना है। तो -1 और 0 मतलब -1 से 1 के बीच में कितने गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब सॉरी कितने परिमेय संख्याएं देखने को मिलेंगी। परिमेय संख्या का मतलब कि जिसको 1/, के रूप में P/Q के फॉर्म में लिखो, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सके। तो भाई इनफाइनाइट ना होंगी, आप खुद सोचो, इनके बीचों बीच तो 1/2 हो जाएगा, इन्हीं के बीच में 1/3 भी मिलेगा, 1/4 भी मिलेगा, 1/5 भी मिलेगा, तो आप इनफाइनाइट कर सकते हो बेटा। इसके बीच में भी अगर पूछे 0 और 1 के बीच में ना, किसी भी दो नंबर के बीच में पूछे कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप इनफाइनाइट लगाना, वही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, -8 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। -8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई, हमने बताया ना, 1/-8 कर देना, गुणा कर देना, है ना, तो आ जाएगा 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, -1/8। -8 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/8, याद रखना भाई, प्लस मत कर देना, ये चीजें दिमाग में रखना, -1/8 उसका उल्टा बस। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -16 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, -16 में क्या चीजें हम ऐड कर देंगे, 0 मिल जाए हमें, तो +16, तो बता देना -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +16 होगा। देखो 0 मिला ना, तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध क्या कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो तो समानुपाती ना कहोगे भाई। देखो जैसे 1/2 आ गया और एक जगह आ गया 4/2, सॉरी 4/8 मान लीजिए, तो आप बताओ दोनों समान है कि नहीं, बिल्कुल दोनों समान है। देखो काटेंगे ना, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 1/2 आ गया, यह भी 1/2 यह भी, तो इसे कहेंगे समानुपात। जब दोनों अनुपात समान हो, जैसे हमने लिख देना है 1/2, यह भी बराबर है 2/4, यह भी बराबर है 4/8, यह भी बराबर है 8/16, यह भी बराबर है 16/32, यह भी बराबर है। मतलब सब के सब में आप देख पा रहे हो 5/25, 5/25 है ना, 25/125, तो यह आप देख पा रहे हो 125/625, तो यह सब के सब जो है ना आपस में बराबर हैं, यह तीनों आपस में बराबर हैं,
यह सब के सब आपस में बराबर हैं, तो इसमें से क्या होंगे, यह सारे के सारे होंगे समानुपात में, और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, समानुपात में। तो इस तरह के वैल्यू समानुपात में होते हैं। ठीक है, कीजिए, पल्ले पड़ रहा है कुछ, तो आगे चलते हैं। अब देखिए समानुपात पद हैं कि नहीं ये बताना है भाई। 20 30 60 90, देखिए 20 30 60 90 दिया है, 20 अनुपाते 30 और 60 अनुपाते 90, 60 अनुपाते 90 आपको बोला है कि बताइए समानुपात में है कि नहीं है। तो हमको पता होता है क्या करना होता है, बीच वाले का गुणा और बाहर वाले गुणा करके बराबर कर देते हैं। तो 30 गुणे बीच वाले का गुणा करेंगे, 30 गुणे 60 हो गया, और बाहर वाले में 20 गुणे 90 कर दीजिए। बताइए दोनों बराबर आ गए तो मतलब सही है। 36 18 9 दूनी 18, तो यानी कि बराबर है, यानी कि यह जो 20 अनुपाते 30 समानुपाते 60 अनुपाते 90 है, ये किसमें होंगे, समानुपात में होंगे। ठीक है, 25 75 500 1000 समानुपात में है कि नहीं है, क्या क्या पूछा है, 25 75 500 500 और 1000 क्या समानुपात में है कि नहीं है। तो आप खुद देख लो, पहले इसको इरेज करते हैं। बताइए समानुपात में है कि नहीं, आप लोग खुद सॉल्व करिए प्रश्नों को। देखिए हड़बड़ा कर नहीं, प्रश्न को बहुत ही अच्छे से डील करना है, बैक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर 1 साल बाद चांस मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो चीज़ों को अगर आप अभी से संभाल लेंगे तो बाद में आपको संभालने में समय नहीं लगेगा बच्चे, नहीं तो पता चला दोबारा सी वैकेंसी कोई आई KVS की DSSB की, तो आप उसमें नहीं फिल कर पाओगे फॉर्म। तो 25 75 500 और 1000 ये समानुपात में है कि नहीं है, देखना हमें यह है। तो 25/75 कर लो एक तरफ, बराबर कर लो 500/1000, बता दो ये दोनों गया, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, और यहाँ पे 25 थी, यहाँ 75, 1/3। तो बताओ कभी 1/3 क्या बराबर हो सकता है 1/2 के, तो बता दोगे नॉट पॉसिबल भैया, यानी कि दोनों समानुपात में नहीं है। ठीक, 6 और 54 का मध्यानुपात क्या होता है, 6 और 54 का मध्यानुपात क्या होता है, आप खुद बताओ। 6 और 54 का मध्यानुपात बताओ। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 अनुपाते x लिख लेंगे, समानुपाते जो x है इधर भी आ जाएगा, अनुपाते 54 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/54 लिख सकते हैं। तो इस x का इधर गुणा 6 का इधर गुणा, तो 6 गुणे 54 और बराबर x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 6 गुणे 54, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 9 54 यानी कि 3, 6 गुणे 3 आएगा यानी कि 18, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। जब यहाँ पे x की वैल्यू 18 रख देंगे ना, यहाँ पे 18 रख देंगे ना, तो यह अनुपात हमको समानुपात में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अभी एक प्रश्न और, मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं, करते रहिए बस आप सभी। हम प्रश्न यहाँ पे लिख भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा सुनिएगा और खुद प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा ना, क्योंकि बहुत अभी MCQ पे है, तो MCQ वाले प्रश्न थोड़े से ऐसे ही मिलेंगे अभी हमको। चलिए आगे देखिए, 5:5 और संबंधे x/45, 5:5 संबंधे x/45, यानी कि इसे समानुपात बोलते हैं। बताओ x की वैल्यू बताओ, 5/5 बराबर x/45, सॉल्व करिए, 5 से 5 गया, 45 इधर, यानी x की वैल्यू कितना होगा 45 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहते हैं भाई। कोई संख्या है जो कि दिए हुए व्यंजक को पूरा का पूरा एक तरह से क्या करे, विभाजित कर दे, है ना, 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा का पूरा विभाजित करे, तो उसे भैया क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, तो हम एक संख्या देते हैं 3 आपको, तो बताओ 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, हम बोले 3 से काटो, 3 से काट के बताओ कि यह जो संख्याएं ये क्या हैं, तो आप बोलोगे भाई अपवर्त हैं, मतलब अपवर्त का मतलब एक ही टेबल में आते हैं, जो काट रहा है ना उसी के टेबल में आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौके 12, तो इन्हें अपवर्त बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो किसी एक नंबर द्वारा सारी की सारी संख्याएं काटी जाती हैं, तो वह संख्याएं क्या होती हैं, अपवर्त होती हैं। ठीक, 9 12 18 का लसा बताइए, 9 12 18 का लसा, तो भाई लसा निकालिए इसका, पहले 2 से काट लीजिए, 9 छक्का और 9 2 9 18, 2 3 6 9 और 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 एकम, यानी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 के अपवर्त बताइए, 9 के अपवर्त हैं, ऑप्शन में खुद दिया है 9 का अपवर्त, आपको ऑप्शन में सिर्फ क्या क्या दिया है देखिए जरा, ऑप्शन ए दिया है आपको 9 18 27 और 36,
और ऑप्शन बी दिया है आपको 3, 6, 9, 12 और ऑप्शन सी दिया है आपको 1, 3, 6, 9 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है 9 के अपवर्त कौन है आपको, 9 के अपवर्त कौन है। अच्छा एक और ले लीजिए ऑप्शन 1, 9, 18 और 27। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखना जरा, एक ऑप्शन डी भी ले लीजिए हमारी तरफ से। बताइए 9 का अपवर्त इसमें कौन है, कौन बताएगा। देखिए भाई 9, 18, 27, 36 वाला होगा कि 9, 18, 27, 36 यह होगा 1, 9 या फिर 3, 6, 9, 12। अपवर्त 9 का अपवर्त पूछा गया है, अपवर्त 9 का अपवर्त क्या होगा। तो 9 का अपवर्त भैया जो 9 के टेबल में आ जाए, यह भी आता है 9, 18, 27, 36। कभी इसको मत लगाना भूल कर, नहीं तो नंबर गंवा बैठोगे फालतू का और एक नंबर से बैक लग जाएगा फिर। तो मत कहना रोने का नहीं लगना, तो वो चीज़ें मत कहना भाई, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हो गया भाई 9 के अपवर्त। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। एक होता है भाई, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक जाएं। और होल नंबर यानी संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, याद रखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वही पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सबसे छोटी भाई 0 होती हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। एक क्या है भाई, एक अगर लिख दे तो एक को क्या कहोगे आप, न तो भाज्य कहोगे न तो अभाज्य कहोगे, बिल्कुल सही बात है, यही सही है। एक ना ही भाज्य नहीं अभाज्य भाई, याद रखना। भाज्य होने के लिए कम से कम 3 नंबर से कटने चाहिए, अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 नंबर से कटने चाहिए, यह बातें दिमाग में रख लेना है। क्रमागत दो पूर्णांक का अंतर क्या होता है, क्रमागत कोई भी दो पूर्णांक हो उसका अंतर हमेशा एक आता है, याद रख लेना। जैसे बोले 4 और 5, अंतर क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा भाई। जैसे 6 और 7, इसका अंतर क्या आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 ही नहीं आएगा। इस तरह से क्रमागत कोई भी पूर्णांक हो हमेशा याद रखना उसका आंसर 1 आने वाला है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होता है, किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर शून्य माइनस करोगे तो वही संख्या मिलेगा भाई, सेम संख्या मिल जाएगा ना। शून्य माइनस कर लो 4 में से माइनस करो शून्य तो क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। तो याद रखना किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर वह संख्या 0 माइनस करते हैं तो हमें सेम संख्या मिलता है। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कौन है आप बताओगे। ऑप्शन देते हैं 5, 2/3, -5/6, √3। तो याद रखना प्राकृतिक संख्या क्या होगा, यह होगा। प्राकृतिक संख्या यह नहीं होगा, इसमें यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या हमेशा एक तरह से हमको रियल नंबर में देखने को मिलती हैं, इस बात को याद रखना। 1 - 8x, 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। देखिए 1 - 8x में बोला जा रहा है, 1 - 8x में इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें, बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें बताइए भाई, इसमें क्या जोड़ा जाए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, आप खुद बताओ, फटाफट बताइए भाई, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। देखिए भाई आपको पता होना चाहिए अगर 1 - 8x है तो जाहिर सी बात है यह 1 और माइनस समथिंग में कुछ ऐसा कुछ बनने वाला है, यानी कि -2x जोड़ा जाएगा, हो सकता है -2x जोड़ा जाए। देखो 2x, अगर 2x हम जोड़ते हैं तो चीज़ें हमारे संपर्क से थोड़ी सी बाहर हो जाएंगी। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया 8x², 1 दिया गया है, 16x² और x² दिया गया है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, 8x² जोड़ें इसमें कि 1 जोड़ दिया जाए इसमें, कि 16x² जोड़ दिया जाए कि x² जोड़ दिया जाए। बताइए क्या जोड़ें इसमें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 8x² अगर जोड़ोगे तो भैया पूर्ण वर्ग तो नहीं बनेगा क्योंकि यह किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, 8 है ना, 16 यही हमको दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखिए 16x² अगर इसमें जोड़ते हैं 1 - 8x में तो यह बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर और प्लस एक भी किसी न किसी का स्क्वायर भैया एक स्क्वायर होता है, -2 गुणे 4x आप खुद देख पाओ और गुणे 1, यानी कि a + b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b, यानी कि 4x माइनस में 1 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। तो इस तरह से एक फार्मूला बन गया हमारा, ठीक। x² - 4x - 5 के गुणनखंड बताइए क्या होगा, निकालिए प्रश्न को निकालिए। x² - 4x और -5 का गुणनखंड फटाफट करिए भाई, इसका गुणनखंड क्या होगा करिए भाई। मैराथन में देखिए बच्चों ऐसे ही चलेंगे क्योंकि बेसिक अगर जिसको भी थोड़ा सा बेसिक लग रहा है कि नहीं क्लियर है ना, आ जाइए, बेसिक बहुत बार हमने कराया है,
आप आकर देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा हमको माइनस 4x और क्या देखने को मिल सकता है, यह चीज़ें बेटा यहाँ पर कर लो ना, माइनस 5x और प्लस में x माइनस में 5, तो यहाँ पर देखना x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लेना, x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से आपको x माइनस 5 कॉमन होगा तो x प्लस 1 बचने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। त्रिभुज के क्षेत्रफल बताओ भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाफ गुणे ऊंचाई गुणे आधार, यही होता है, याद रखना, लिख देना भैया। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं और सारे कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का, किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है कितना है, भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो बता दो भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, रूट में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो रूट में 3/4, भुजा का मतलब 10 का स्क्वायर, तो बता देना रूट में 3/4 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में 100 कटेगा, 25√3, 25√3। ध्यान में रख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, सेंटीमीटर मत लिख के चले आना, नहीं तो प्रश्न ऐसे ही गलत हो जाएगा आता हुआ। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बता दो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना। वृत्त का पैरामीटर मतलब कि इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, ये बात याद रख लेना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, नॉर्मल चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं है, मैथ आप फोड़ के आओगे, ठीक है ना भाई। अच्छे अंक लाना मैथ में। देखिए भाई मैथ का मतलब ये मैथ है ही नहीं, पहली बात है जो आप सीख रहे हो, है ना, जो आप सीख रहे हो मैथ है ही नहीं। वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 है और आंतरिक त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बता दो। कोई वृत्ताकार मैदान है इस प्रकार से, इसमें जो छोटा वाला r1 है और बाहर वाला r2 है, r2 r1, तो पूछ रहा है वृत्ताकार मैदान का जो यह वाला क्षेत्र है ना उसका क्षेत्रफल बता दो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, छोटे वाले का होगा पाई r1 का स्क्वायर, बड़े वाले का पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा बीच वाले का, इसका आ जाएगा, तो पाई कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, बस यही होगा इसका उत्तर। अगला देखिए, यदि किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बता दो भाई। किसी वृत्ताकार मैदान का जो त्रिज्या है ना, अगर वो 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। भाई एरिया नहीं बता दोगे इसका, आर अगर 7 मीटर है किसी भी वृत्ताकार मैदान का तो एरिया का फार्मूला अभी बताया गया आपको, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणे 7, 2 बार 7, 7 से 7 गया 154, आपका राइट आंसर हो गया। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, घन का आयतन का क्षेत्रफल बता दीजिए। घन के आयतन का क्षेत्रफल, घन कैसे बनता है भाई, मतलब किसी भी वर्ग से ही तो घन बनाया जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं 6 फलक होते हैं और 8 इसमें चोटियां होती हैं और साइड भी कितने होते हैं, साइड भी कितने होते हैं 8 होते हैं बेटा। देखो 1 2 3 4, 4 इधर भी, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 4 4 अर्च भाई 12 होते हैं साइड, सॉरी 12 साइड होते हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होते हैं। तो पूछा क्या गया है, घन का आयतन का सूत्र बता दो भाई। घन का आयतन का सूत्र पूछता है तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कि इसमें सारी भुजाएं बराबर बराबर हैं तो आप कर दोगे भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है घन के आयतन का फार्मूला। आगे पूछा गया है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, किसी भी आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कोई भी आयत बनाइए आप तो उसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा, और दोनों विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे, इस बात को याद रखना। दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में तो बांटेंगे, है ना, और दोनों विकर्ण आपस में भी बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और ये भी मत भूलना कभी कि यह जो है ना, यह जो विकर्ण जा रहा है यह इस 90 डिग्री को समद्विभाजक कर रहा है, कोण समद्विभाजक नहीं है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है वो, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताइए। 16 और 40 का तृतीय अनुपात, 16 और 40 का तृतीय अनुपात। अभी भी जिसे फास्ट लग रहा है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भाई, अब मत बोलना कि फास्ट है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। जिन्हें लग रहा है फास्ट है वो स्लो वाला जाकर देख लेंगे, या फिर इसे और स्लो कर दीजिए महाराज, बस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए, कम से कम बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब नहीं बढ़ाओगे तो कब बढ़ाओगे मेरे लाल। सब्सक्राइब कर देना बच्चों, आपको यूपी टेट के सारे लेक्चर हमने कंप्लीट करके रखे हुए हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, कभी आके देख लेना अगर टाइम मिले तो। सुपर टेट के लेक्चर चल रहे हैं तो आपको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे हम जब तक सिलेक्शन नहीं दिलवा देंगे, ठीक है। 16 और 40 का तृतीय अनुपात, 16 संबंधे 40 समानुपाते 40 संबंधे x, इस प्रकार से लिख लेना। इसमें दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, बाहर वाले का गुणा एक साथ अंदर वाले गुणा के बराबर कर देना। 16 गुणे x
बराबर 40 गुणे 40 कर देना, 40 गुणे 40, तो 4 चौके 16 और 4 दहा में 40, फिर 4 से 40 10 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगा, याद रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, अब दोनों गुणनखंड करते हैं हम लोग ना, 2 गुणनखंड करते हैं बेटा। चलिए किस नंबर पे आ गए हम लोग, 35वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 100 MCQ हैं भाई, देखते हैं आज MCQ, और अगर अति लघुत्तरी हो पाता है तो एक मैराथन और लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी सेहत भी थोड़ी सी वीक है भाई आप लोग इतना शेयर करो मेरे भाई ना, कम से कम सारे के सारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे आ जाए इस पर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो, इतना शेयर करो इस वीडियो को कि कम से कम बच्चों तक पहुंच जाए, ठीक है ना भाई। आ जाइए, इस प्रश्न को देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2y और प्लस में 3, ये कैसा व्यंजक है बताइए। सजाती व्यंजक है कि विजाती व्यंजक है कि कह लीजिए इनमें से कोई नहीं है। तो भाई सजाती तो है नहीं, क्योंकि सजाती होते तो यहाँ भी x होता, एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी होता, तो यह विजाती व्यंजक है, याद रखना। आगे चलते हैं, 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है बताना जरा। 9y² प्लस 4y प्लस में 8, ये कैसा व्यंजक है, तो बताएंगे सजाती व्यंजक, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो क्या होंगे, सजाती व्यंजक होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, समीकरण में पक्ष होते हैं भाई, समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं क्या, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, पहले याद रखना। बोला गया समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो बताओगे एक पक्ष, ऑप्शन में दिया 1 2 3, तो बताओगे भाई 2 पक्ष होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, 2 ही पक्ष होंगे ना भाई, 0 भी एक पक्ष माना जाता है। 3x² और प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है, बताओ आप कैसा समीकरण है। 3x² प्लस में 5x माइनस में 2 कैसा समीकरण है भाई, यह द्विघाती समीकरण है, क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण है, याद रखना है। x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है, x प्लस 3 का x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0, यह व्यंजक कैसा है ये बताना है भाई, बता देना है। ये भैया त्रिघाती है, कैसा है, त्रिघात समीकरण है, कैसा है भाई, त्रिघात समीकरण है। ax प्लस bx माइनस में ay माइनस में by, बताना है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। इसमें से x कॉमन कर लीजिए, इसमें से y कॉमन कर लीजिए, जैसे इसमें से x कॉमन करेंगे, कैसा व्यंजक है यह पूछा जा रहा है ना, तो हम कैसे निकालेंगे भैया इसको, इसमें x माइनस वाई, एक काम ये करते हैं ना हम लोग, b वाले को एक साथ और a वाले को एक साथ लेते हैं, ax माइनस में ay और प्लस में bx माइनस में by, तभी तो कुछ कॉमन नजर आएगा। देखिए इसमें से a कॉमन कर लीजिए, a कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, और इसमें से b कॉमन कर लेंगे, प्लस का b कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। अब इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, तो ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं, x² प्लस 8x प्लस 7 का गुणनखंड करिए। x² प्लस में 8x माइनस में 8x और प्लस में 7 का गुणनखंड करिए। तो भाई देख लीजिए x² और माइनस में 7x और माइनस में x प्लस में 7 आ गया उत्तर। x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 7 यहाँ बचेगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 यहाँ बचेगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 आपका उत्तर हो गया, गुणनखंड हो गया। अगले पे चलते हैं, 6x² माइनस x माइनस 15 का गुणनखंड करिए। चलिए इसको इरेज करें, 6x² माइनस में x माइनस में 15 का गुणनखंड करिए भाई, करिए। तो देखिए जरा, 15 छक्का 90 है, 90 लाना है तो 10 9 90, यानी कि 6x² माइनस में 10x और प्लस में 9x माइनस में 15, इसमें से क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3x और यहाँ पे 5, क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो 2x और माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ से एक मिनट 3 3 का 9, यहाँ 3 बचेगा ना, तो 3x माइनस में 5 एक आ गया इधर और 2x प्लस में 3 आ गया इधर, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, रूट में 2, रूट में 4 और रूट में 0.4 और रूट में 0.2 परिमेय संख्या है कि नहीं ये बताना है, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए जरा, काफ़ी नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों चक्रिया जाते हैं ऐसे प्रश्न में। बेटा चक्रियाना फकरियाना कुछ नहीं है, चक्रियाना तो चक्कर तो दिलवाओगे आप किसको, एग्जाम को, ठीक है। रूट 4 बेटा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसी की वैल्यू 2 होती है और किसी का वैल्यू बाहर नहीं निकलेगा अभी तो पॉइंट में होगा, ठीक है ना। 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान बताइए। 33.328 में स्थानीय मान बताना है। देखिए भाई, इधर वाली जो संख्याएं होती है पॉइंट के, वो 10 से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इधर जो होती है 1/10 से, इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे,
तो वह स्थानीय मान होते हैं। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणे 1/100, तो यानी कितना होगा 0.02 उत्तर आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए कहें कि भाई 1 या 10th पे है या 100th पे है या 1000th पे है, तो एक एक मतलब नीचे गुणा करना शुरू करते हैं। ये सारे के सारे बेसिक क्लास में हमने करा रखा है भाई। चलिए ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है, 2 के पावर में x+1 बराबर में 16, तो x का मान बता दो भाई। देखिए 2 के पावर में x+1 है तो इधर भी हो जाएगा 2 के पावर में 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, तो x+1 पावर के बराबर, जब बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1, यानी कि x बराबर कितना होगा 3 होगा। बच्चों आप छापते रहो प्रश्न को, हम इस वजह से बोर्ड पे लिखते चल रहे हैं और बोलते चल रहे हैं कि मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको करा सकें, क्योंकि अब समय तो नहीं है बच्चों कि आपको रोका जाए फिर कराया जाए। 1/8 - 3/8 प्लस में 2/8, सॉरी प्लस में 2/8 भागे 1/4 और का मतलब ऑफ होता है 1/2 का मान बता दीजिए। देखिए अभी पहले का तोड़ेंगे हम, फिर भागा तोड़ेंगे, फिर इन दोनों में से चाहे जिसको तोड़ लो। 1/8 - 3/8 प्लस 2/8, इस दोनों में आपको पता है कि का है गुणा है तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा भागे में 1/8 हो जाएगा। अब 1/8 इसके बटे में है, मतलब कि 2/8 के बटे में 1/8 है, तो 8 8 से कट जाएगा, तो इस पूरे के प्लेस पे क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। और इधर देखिए इधर क्या है नीचे का समान है, तो इधर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2/8 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा हमने बताया था आपका 8 8 कट गया था, तो क्या बचा था 2 बचा था, यही ना। तो 8 दूना 16, 16 और -2 प्लस 16 बटे के 8 कितना हो जाएगा प्लस का 14/8, 2 7 14, 2 चौके 8, यानी कि 7/4 आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं। अगले पे चलते हैं बच्चों, देखना जरा अगले पे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा भाई, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। भाई कोई तो बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है यह कैसा त्रिभुज होगा, बताओ खुद, ये कैसा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। वर्ग 10 से 20 के उच्च सीमा क्या होगी, देखिए वर्ग लिखा है, वर्ग 10 से 20 का उच्च सीमा बता दो, उच्च सीमा क्या होगा, उच्च सीमा क्या होगा आप खुद देख लो भाई, 20 ही तो होगा, निम्न सीमा यह है 20, 10 जो 20 है वो उच्च सीमा है, तो राइट उत्तर 20 हो जाएगा। 30 से 40 का मध्य बिंदु बता दो, 30 से 40 का मध्य बिंदु, भाई 30 से 40 का मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु बता दो, वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु जब भी पूछे ना तो दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देना, तो 70 आएगा, 70/2 का मतलब 35 उत्तर होगा आपका। आगे देखिए बोला जा रहा है बच्चों आपको वास्तविक सीमाएं होंगी, वास्तविक सीमाएं क्या होंगी इसका, ये पूछ रहा है। 1/वर्ग 1 से 10 का, 11 से 20 का, 21 से 30 का और डॉट डॉट डॉट, तो पूछ रहा है 21 से 30 की वास्तविक सीमा क्या है, 21 से 30 का वास्तविक सीमा क्या है, वर्ग में 21 से 30 का वास्तविक सीमा क्या होगा भाई, 21 से 30 का वास्तविक सीमा यही होगा ना, 21 और 30 को जोड़िए बटे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 51/2, मतलब कितना आएगा देखिए जरा, 25.5 आएगा ना, तो 25.5 यही होगा भाई, 25.5, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है 25.5, लेकिन दिया है 20.5 से 30.5 के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि 20.5 से लेकर 20.5 से लेकर 20.5 से बड़ा होगा और 30.5 से छोटा होगा, 30.5 से 30.5 से छोटा होगा, 30.5 से छोटा होगा भाई, ये वैल्यू वही तो है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपात होगा, भाई किसी भी आयत वर्ग में कोई भी आयत चित्र हो, इस प्रकार से बनाया गया हो, आयत चित्र ऐसे ऐसे मान लीजिए आयत का चित्र बना हो, ठीक है ना, कोई इस प्रकार से बना हो, तो आपसे पूछ रहा है आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपात होगा, किसके समानुपात होगा भाई, वर्ग की बारंबारता के समानुपात होगा, याद रखना, वर्ग की बारंबारता के समानुपात में होगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न हम लिख रहे हैं, ऐसी बात मत बोलना कभी कि प्रश्न नहीं लिख रहे हैं सर, जिनको बेसिक करना है तो एक बार मैंने बोल दिया वो बच्चे आ जाएंगे, और जिनको 10 प्रैक्टिस करना है वो बेसिक क्लास देख कर आए हैं तो प्रैक्टिस करिए, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये पूरा तय है सीमा हम बता रहे हैं आपको।
संचयी बारंबारता को वक्र को यह भी कहते हैं भाई, संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं, याद रखना, तोरण, तोरण भी कहते हैं, तोरण भी कहते हैं, याद रख लेना। वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं? कोई एक वस्तु हो, जैसे कोई एक, मान लीजिए यह हमने एक सर्कल बना दिया यहाँ पर छोटा सा, मान लीजिए इस सर्कल को एक बड़ा वाला सर्कल ढक लिया, तो इसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं समान समान बनावट कहते हैं, समान आकार भी कहते हैं, समान क्षेत्रफल भी कहते हैं, मतलब बराबर बराबर कहते हैं। मतलब कि ये छोटा नहीं है, मतलब ऐसे हो, यह एक सर्कल हो, उसी पे एक चूड़ी, जैसे मम्मी लोग जो चूड़ी पहनती हैं, सारी चूड़ियों का साइज बराबर होता है, तो मतलब क्षेत्रफल भी बराबर होगा, समान आकृति के भी होंगे, है ना। ये चीज़ें दिमाग में रखना है। सर्वांग समता में होता है, सर्वांग समता में क्या होता है? समान आकार भी होता है, समान बनावट भी होता है, समान क्षेत्रफल भी होता है, यानी कि सारे गुण होते हैं। लेकिन उसी जगह बोल देता बस समानता क्या होती है, तो समानता में हो सकता है कि साइड जो हो रेशियो में हो, उसके कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन साइड जो है रेशियो में होंगे, याद रखना। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है ना। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में क्या देखने को मिलता है? समान भुजाएं देखने को मिलता है, समान संगत कोण भी देखने को मिलता है, समान क्षेत्रफल भी देखने को मिलता है, यानी ये सभी देखने को मिलते हैं। सर्वांग समता का मतलब सभी अंग समान। जैसे इस मार्कर को हमने लिया है और सेम ऐसा ही मार्कर ब्लैक हम जाके मार्केट से लेके आए, तो ऐसे ही होगा सेम भी, उसका ढक्कन भी काला होगा या वाइट भी होगा, उसमें ब्लैक भी चलेगा वह, तो इस तरह से वह सर्वांग समता होगा, सर्वांग समता का गुण, है ना। समझ रहे हैं ना ये चीज़? सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं? सर्वांग समता की जो शर्तें होती हैं, देखिए ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है बेटा इस प्रकार का। सर्वांग समता को पहले हम दिखाते हैं इस प्रकार से, साइड भी बराबर होंगे, साइड भी बराबर होंगे, कोण भी सबका बराबर बराबर होगा, कोण भी सबका बराबर बराबर होगा, यानी कि साइड 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, और एंगल 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 होगा। तो ये तीनों के तीनों फॉलो करने चाहिए सर्वांग समता के गुण के लिए बेटा, तब जाके वो सर्वांग समता होगा, याद रख लेना, ठीक है ना। मतलब सॉरी, एंगल एंगल जरूरी नहीं है, लेकिन एंगल एंगल साइड जरूरी है बेटा, एंगल एंगल साइड जरूरी है, एंगल एंगल साइड जरूरी है, यह है ना। साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड यह है। एंगल एंगल जरूरी नहीं है, एंगल एंगल जरूरी नहीं है, ठीक है। एंगल एंगल जरूरी नहीं है कि बराबर हों, ठीक है ना। ये सभी हैं। समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो क्या कहलाती हैं? समान कोण के हों तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं समरूप कहते हैं भाई। समान कोण के हों, जिसके कोण बराबर हो, मान लीजिए कह दें हम, बस यह बताओ, एक यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, एक छोटा सा त्रिभुज हमने यह बना दिया, कोण तो समान है, कोण समान है, लेकिन देख लो भुजा नहीं समान है, तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। जैसे कि दो भाई हैं, एक चंगू है एक मंगू है, तो दोनों, एक बड़ा वाला है मतलब कि 20 साल का है मान लो, यह 2 साल का है, मतलब 5 साल का है मान लो, तो दोनों लड़ाई कर ली। इसके लिए पापा स्लीपर लेकर आए, तो वही स्लीपर के लिए अभी जिद कर लिया, तो इसके लिए बड़ा वाला स्लीपर थोड़े आएगा, वैसा हूबहू आएगा, लेकिन नंबर उसके छोटे होंगे। यही होता है सिमिलरिटी। हाँ, 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? आ जाओ, एलसीएम निकालिए इसका। बेटा किसका? 10, 65 और 91 का एलसीएम बताइए क्या होगा भाई? निकालो, 2 से काट लो पहले। भाई देख लो, 13 से केवल ये दोनों कटेंगे ना, तो काट लो पहले 13 से ही, 2 से काट लो पहले, 2 पचे 10, 65, 91, फिर 5 से काट लो भाई, 5 एकम 5 एकम 5 3 15, 91, फिर 13 से काट लीजिए, 13 एकम 13, 13 7 91, है ना। फिर 7 से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 से 1 1 1, इसका गुणा कर दीजिए। 13 सते कितना होगा? 13 सते कितना होगा? 13 सते 91 होगा, 91 का गुणा 5 दूना 10 में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 910। 910 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं बताइए। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में हमने बताया था, कोई भी दो असमान परिमेय संख्या हो, कोई भी दो, 1 हो 5 हो, 1/2 हो, 1/4 हो, तो इनके बीच में हमेशा और हमेशा इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं होंगी, है ना। कोई भी दो नंबर हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है ना, उनके बीच में अनंत संख्याएं होंगी परिमेय, याद रखना भाई। सॉल्व करिए भाई इसको। 3 + 2 × 7 को कैसे लिख सकते हैं? इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है भाई? इसे कहते हैं क्या, बताना जरा। इसे क्या कहेंगे? बंटन नियम कहेंगे। क्या नियम कहेंगे? बंटन नियम कहेंगे बेटा, याद रखना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 7 × 3 प्लस में 7 × 2, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। x - 7 और x - 9 का गुणनफल होगा, तो x - 7
और x माइनस 9 का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल करिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 9x माइनस 7x और 7 9 63 प्लस में 63 होगा। तो एक्स स्क्वायर 9 और 7 कितना होगा 16x और यहाँ पे प्लस का 63 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 63 होगा। ये चीज़ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट चलिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा, ठीक है ना। बताइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो, 48 वर्ग सेंटीमीटर हो, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज का आधार बताइए। यदि इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो, ऊंचाई कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा, त्रिभुज का आधार बता दो भाई। फार्मूला सबको पता है, निकाल दीजिए। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 मतलब इसकी एरिया दे दिया है हमको कितना 48, 1/2 गुणे आधार कितना दिया है, सॉरी ऊंचाई दिया है इतना, तो आधार पूछ रहा है, आधार गुणे ऊंचाई कितना दिया 8 दिया है। तो 2 एकम 2 चौके 8, इस 4 को इधर लेकर आएंगे तो भाग करेगा, 48/4 बराबर आधार, 4 एकम 4 दूनी 8, 12 आ गया, 12 उत्तर होगा आपका, ठीक है ना। परमेय संख्या -4/9 का 9 से छोटी परमेय संख्या है, या पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी होगा। बोला है -4/9 जो है ना, -4/9 का 9 से छोटी परमेय संख्या कौन सा होगा। ऑप्शन ए दिया है आपको -1/9, ऑप्शन बी दिया है आपको 0.2/9, ऑप्शन सी दिया है आपको 4/9, ऑप्शन डी दिया है आपको -7/9। भाई देखिए, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और बचा कितना, 9 चौके 36 और 4 बचा, 9 को 9 9 58 27, फिर से वही 9 चौके 36, यानी कि इतना आने वाला -0.44। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.11 माइनस में आएगा। तो जाहिर सी बात है माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा, ये तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता भाई। अब इसको देखेंगे तो 20/9 होगा, 20/9 का मतलब 1 आएगा, तो ये भी बड़ा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट उत्तर हमारा यह है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसका उत्तर बताइएगा। 16, 32 और 64 का लसा बताइए। 16, 32 और 64 का लसा क्या होगा भाई, 64 हो जाएगा, छाप दीजिएगा, उत्तर हो गया आपका। निकाल लेना भाई जैसे बताया गया। समीकरण 1.5y -7 बराबर 0.5y का हल करिए भाई। तो 0.5y इधर आएगा, 1.5y माइनस 0.5y बराबर, ये 7 को उधर भेजेंगे तो +7 होगा। 1.5 में से 0.5 जाएगा तो 0 मतलब 1 बचेगा, क्या बचेगा 1y, 1y भी लिखें चाहे y लिखें, y बराबर 7 उत्तर होगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखना जरा, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखना। y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस में जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई माइनस जेड को सरल करिए। देखिए y का गुणा इसमें करेंगे तो वाई जेड, वाई का गुणा इसमें करेंगे तो -y(x) प्लस में जेड(x) और माइनस में जेड वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स जेड, सब कट जाएगा बेटा, सब कट जाएगा, 0 उत्तर होगा आपका। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। एक त्रिभुज का, क्वेश्चन नंबर देखना जरा। एक त्रिभुज का, एक ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है ना, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है बेटा कितना है, एरिया यानी 45 वर्ग सेंटीमीटर है, 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, और आधार कितना दिया है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या होगा फिर, है ना, संगत ऊंचाई, त्रिभुज का संगत ऊंचाई बताइए। संगत ऊंचाई भाई ये तो आसान सा प्रश्न है, देखिए दे दिया है ना, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे बेस मतलब आधार, तो यह जो एरिया है वो दे दिया है 45, तो रख दीजिए इसमें हाइट आधार रख दीजिए, हाइट पूछ रहा है, तो 1/2 गुणे 15 गुणे बेस मतलब आधार बराबर 45 होगा। 15, 5 3 15, 5 9 45, 3 एकम 3 त्रिका 9 बेटा, तो बेस कितना हो जाएगा 3/2, सॉरी 3 गुणे 2, 2 इधर है तो ऊपर जाए गुणा करेगा, 3 दूनी 6 बेटा आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है ना भाई। देखिए अब समय नहीं है कि आपको आपके लिए स्लो बिल्कुल चला जाए, स्लो मोशन में चलने का मतलब है आप कछुआ बन जाओगे बेटा, बैग लगा लोगे, थोड़ा सा फास्ट
क्योंकि 1 घंटे में प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं। कम से कम यह सुनने को ना मिले हमें कि भाई इस बार सर ने प्रैक्टिस नहीं कराई थी तो 1 घंटे में हम नहीं कर पाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़्यादा अच्छे से करिएगा सारा का सारा। देखिए भाई नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक क्या होता है। भाई पूर्ण संख्याएं जितनी होती हैं सब में योग का तत्समक 0 होता है, याद रख लेना। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, होमवर्क है, कुछ होमवर्क भी दे दें, एलसीएम निकाल कर बताएंगे। एलसीएम अपने से करना है भाई, एलसीएम बताना है। समीकरण अब इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। 2.8x, अभी ऐसा समीकरण ने सॉल्व किया। 5.4 प्लस में यक्स को इधर कर देना तो कितना हो जाएगा 2.8 यक्स माइनस एक्स बराबर 5.4। 2.8 एक्स में से एक्स माइनस जाएगा तो 1.8 एक्स बराबर कितना होगा 5.4। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5.4 बटे 1.8, 18 3 54 बेटा आपका राइट उत्तर होगा 3। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप बता दो। किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400√3 है, तो उस त्रिभुज का मतलब यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समबाहु, किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जिन बच्चों को लिखना है प्रश्न लिख ले। आप स्लो मोशन में करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ऑप्शन दिया होगा यूट्यूब पर, बेटा क्लिक करेंगे तो आप 1.5 पे देखोगे थोड़ा सा स्पीड बन जाएगा, 0.75 या 0.5 पे देखोगे थोड़ी सी स्पीड स्लो होगा। हम ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे फिर, ठीक है ना। तो 400√3 है, समबाहु त्रिभुज कोई है जिसका क्षेत्रफल 400√3 है तो उसकी भुजा बता दो। तो पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3 बटे के 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू दिया है 400√3, तो यह √3 से चला गया तो भुजा का स्क्वायर बराबर ये 4 चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेगा 1600 हो जाएगा। तो इधर भुजा बराबर कितना होगा रूट में 1600 मतलब कि 40 उत्तर होगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं आज अति लघुत्तरी तक ही हो पाएगा तो अति लघुत्तरी तक करेंगे, पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे, है ना। समय भी देख लें थोड़ा सा क्योंकि हम लोग 60 से ऊपर आ गए प्रश्न में। चलिए भाई, अच्छा घड़ी तो पहने हैं भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। x² माइनस में 2xy प्लस में 9y² और इतना का योगफल बताइए। और x² प्लस 2xy माइनस में 8y² का योगफल बताइए भाई। देखिए कर लीजिए, x² माइनस में 2xy प्लस में 9y² और प्लस x² प्लस में 2xy और माइनस में 8y²। जोड़िए y² का y² के साथ, x² का x² के साथ। x² यहाँ पे तो 2x² हो गया माइनस 2xy है यहाँ पर प्लस 2xy, कैंसिल कर दीजिए। और 9y² माइनस 8y², 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का y²। बेटा यही उत्तर है आपका। अगला चलते हैं। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कट जाएं। तो भाई ऑप्शन में दिया है 9, 18, 11, 6, तो 9 भी 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो मतलब 11 होगा, साफ साफ कहिए 11। पर अभाज्य संख्याएं क्या होंगी भैया, एक नहीं होता है, ना ही एक अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 2 एकलौता समअभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। 3, 5, 7, 9 मत के लिख देना भाई, 11, 13, 17, 23, 27, 28, 29 के बाद बेटा 31 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 51 नहीं 53, 57, 59 भी होगा, 59 के बाद 61 भी हो जाएगा, नहीं 61 नहीं होगा, 61 होगा, देखना जरा। 61 किसके टेबल में आएगा, 3 से कट जाएगा ना, नहीं 3 से कहाँ से कटेगा, 61 किसके टेबल में आता है 61, 21 नहीं आएगा ना, 61 भी हो जाएगा, 61 भी होगा। 61 के बाद 62, 63 नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 68, 69 नहीं होगा, 70, 71 हो जाएगा,
7 एक 8 71 हो जाएगा ना, 71 72 73 भी हो जाएगा, 73 74 75 76 77 78 79 79 भी हो जाएगा, 79 बाद 81 81 भी नहीं होगा, 82 83 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 84 85 86 87 हो जाएगा, 88 79 79 का मतलब 89 89 हो जाएगा, 89 भी हो जाएगा। ज़रा देख लेना 89 होगा कि नहीं। 8 और 7 होगा, 7 7 14 15 भाई 87 नहीं होगा, 89 होगा, ठीक है 89 है। 90 91 92 93 नहीं होगा, 94 95 96 97 हो जाएगा। बस इतनी सारी की सारी 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 1 2 गलत होगा तो उसको माफ़ी दीजिएगा। 5 3 8 7 3 10 2 12 9 1 10 14 6 1 7 6 6 12 1 13 7 1 8 7 3 10 9 1 10 6 16 8 2 10 11 नहीं होगा, 9 1 10 10 17 9 1 10 6 16 नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें सारी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, इनमें से कौन सी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन होंगी भैया, जो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और एक और नंबर से कटेगा, कम से कम 3 संख्या से, तो बता देना है आपको। जैसे 6 7 23 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 23 दिया है, 71 दिया है ना, तो बता देना है, मतलब सॉरी 71 नहीं 31, तो 6 जो होगा अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 24 26 का मस बताइए, 24 और 36 का, तो मस निकालिए, 2 से काटिए 12, इसको किससे कटेगा, 2 1 कम 2 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 6 12 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो यही हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 क्या होगा, अब आपका मस होगा, 12 क्या होगा, मस होगा इन दोनों का, ठीक है बेटा। अगला चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मस बताइए। एक्स क्यूब प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का मस बताइए। देखिए इसका फार्मूला एक्स क्यूब प्लस 1 का फार्मूला जो होता है एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स हो जाएगा, सॉरी माइनस में एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो राइट उत्तर क्या होगा, जो कॉमन होगा वही मस होता है, तो मस कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उत्तर, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy, इसमें क्या बताना है आपको, लसा बताना है। देखिए जो कॉमन है पहले लिख लीजिए, जो नहीं कॉमन है उसको भी 3 और 4 लिख लीजिए, ऐसे ही गुणा करके, गुणा एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर पावर यहाँ पे लिख दीजिए, वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई, तो वाई स्क्वायर का मैक्सिमम पावर, वाई का मैक्सिमम पावर वाई स्क्वायर, बस 4 3 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उत्तर होगा आपका, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर लेते हैं, याद रखना है, एक्स स्क्वायर, अब इसका बताइए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब, तो देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर किस में है, इसमें किस में है, एक्स क्यूब में है, तो एक्स क्यूब लिख लेना। वाई का मैक्सिमम पावर कितना है, वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब लिख लेना। यही आपका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा, एलसीएम जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कॉमा एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4, इसमें बताइए लसा कितना होगा, इसमें मस बताना है, तो मस हमें जो सबसे कम पावर वाला होगा, तो एक्स का सबसे कम पावर कहाँ पे है भाई, यहाँ पर है देखना, तो एक्स स्क्वायर लिख लेना। वाई का सबसे कम पावर कहाँ पे भाई, यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर लिख लेना, है ना, यहाँ पे स्क्वायर भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट उत्तर होगा। भाज्य का सूत्र बताइए भाई, भाज्य का सूत्र क्या होता है बताओ, भाज्य का मतलब भाजक होता है ना, मतलब सॉरी भाज्य होता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, जो भजता है, क्वेसेंट नहीं, उसे क्या कहते हैं, जो बीच वाला होता है, तो भाज्य, जो भाजता है भाजक, और जो यहाँ पे आता है भागफल, और नीचे शेषफल होता है, रिमाइंडर जिसे कहते हो, शेषफल कहते हो, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल, तो ये चीज़ याद में रख लेना फार्मूला। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, याद रख लेना। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, हाँ पूर्ववर्ती मतलब पीछे का होता है, याद रखना, और अनुवर्ती मतलब आगे का होता है, तो 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी, पीछे का, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बताना 1 की पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा, एक पीछे जाओगे बेटा -1 ना आएगा, बताओ, एक पीछे जाना है हमें ना, एक पीछे जाओगे तो -1 आएगा, 0 मत लगा देना, एक से पीछे मतलब एक से एक पीछे तो -1, ये चीज़ें दिमाग में रखना। -1 का अगर पूर्ववर्ती पूछता तो एक पीछे और जाते,
एक पीछे और जाते तो -2 आता, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब खुद से एक छोटा, और अनुवर्ती का मतलब एक से मतलब खुद से एक बड़ा। ये चीजें ऐसे दिमाग में रख लेना, खुद समझ में आ जाएगा। 101 का सबसे बड़ा 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होगा भाई? 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? -1 होगा, याद रखना। -1 अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है ना, राइट उत्तर होगा। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है भाई? 102 है, और क्या 103 भी है, 104 भी है, तो ये सभी लगाना है आपको, है ना। देखिए उत्तर कितना गड़बड़ दिया है ससुरा। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या पूछा है, 101, 102, सॉरी 102, 103 और 104, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताओ क्या होगा? 101 से बड़ी, या फिर हम इसमें देते हैं सभी, सभी दे देते हैं, उपरोक्त सभी। तो बताओ क्या उत्तर होगा? कितने बच्चे उपरोक्त सभी लगाएंगे, है ना? तो बता देना 101 से बड़ी क्रमागत संख्या की बात किया बेटा, एक क्रमागत संख्या होती है, तो 102 ना होगा उत्तर। -8, यहाँ पे -8 एक बाहर, अंदर एक बाहर है, इसका पूछा गया है योगात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए भाई, माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा बेटा -8, -8 उत्तर होगा, ठीक है ना। याद रखना, माइनस बाहर भी है अंदर भी है, तो -8 का इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, योगात्मक प्रतिलोम, तो -8 उत्तर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यह दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस में से माइनस जाएगा तभी तो 0 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? फिर आ गया वही चीज़, रूट में 3/2 पाई 0.69 मतलब 69, 5/√16। बताओ कौन नहीं है? तो बता देना भाई, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है भैया, पाई परिमेय संख्या नहीं बेटा, याद रख लेना, ठीक है ना। धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद धन पूर्णांक होगा। 3a + 5 के ठीक बाद का, 3a + 5 के ठीक बाद क्या आएगा? 3a + 6 आएगा। 3a + 6 के एक बाद क्या आएगा? तुरंत बाद 3a + 7 आएगा, मतलब एक क्रमागत एक आगे, तो 3a + 5 के एक बाद वाली संख्या कौन सी होगी? 3a + 6 होगा। निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक क्या होगा भाई? योगात्मक तत्समक क्या है? 0 है क्या? नहीं। -1 है क्या? नहीं। 1 है क्या? नहीं। इनमें से कोई नहीं है क्या? नन ऑफ दीज, बताना जरा। तो क्या योगात्मक तत्समक पूछे तो 0, ठीक है ना। गुणात्मक तत्समक पूछे तो 1 बेटा, याद रखना। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 7/3 का योगात्मक तत्समक क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा 7/3 का? तो बता देना है 7/3 का योगात्मक तत्समक बेटा क्या हो जाएगा? -7/3, ठीक है ना। x² -1 x + 1 का होल स्क्वायर का सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा? x - 1 ऊपर इंटू x + 1 और नीचे क्या होगा? x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x + 1 इंटू x + 1 हम लोग कर सकते हैं। x + 1 से क्या आ गया? x - 1 x + 1 बेटा, याद रख लेना, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक। चलिए, यह आपका MCQ पूरा समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। MCQ इससे बाहर नहीं आएगा। अब मैं कल करेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब प्रूफ में इंग्लिश वाला भी हो गया है, मतलब उन बच्चों का जो सामाजिक अध्ययन करा दिया गया, 3-4 घंटे लगातार क्लास चला, और बहुत सारे क्लासेस थे थोड़े से, वो भी मतलब सुबह के लिए जो क्लासेस डिजाइन होते हैं KVS और सुपर टेट के लिए, वो भी कई सारे क्लासेस की वजह से 1 घंटे पर्याप्त हैं। आप इतने सारे प्रश्न कर लिए, बताएं कितने प्रश्न कर लिए आपने? आपने किया 85 प्रश्न। इस 85 प्रश्न को 1 घंटे में आपने अटेम्प्ट किया। यह समझ लीजिए कि MCQ से बाहर, इसमें से बाहर नहीं आएगा। 5 के पाँचों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसी में से, और कहीं अति लघु उत्तरीय भी देखने को मिलेगा आपको इसी में से, ठीक है ना। अब मैं कल करेंगे, हम लोग करेंगे 1 घंटे, कल एक क्लास और ले लेंगे, दूसरा महामैराथन बस, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।